जय हिंद दोस्तों। तो ये कहा जा रहा है 1927 में ये फॉर्म हुआ और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये फॉर्म हुआ। दूसरा ये कि ये जो पार्टी है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, इनका मकसद था कि ये कांग्रेस के अंदर ही काम करें, जिससे और ज़्यादा ये रेवोल्यूशनरी इंक्लाइन पार्टी बन सकें और आम जनता के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखे जाएं। देखिए ये पहला जो है यहाँ पे गलत है। जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है, और ये देखिए नवंबर 1928 में वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी बंगाल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये फिलिप स्प्रेट और मुजफ्फर अहमद से मिलते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि सोहन सिंह जोश, जो कि पंजाब कीर्ति किसान पार्टी के हैं, उन्हें ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स कॉन्फ्रेंस में हेड करने दिया जाए। और इस तरीके से फाइनली WPP यानी वर्कर्स एंड पीजेंट्स कॉन्फ्रेंस ये अटेंड की जाती है ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट कॉन्फ्रेंस के रूप में, और इस तरीके से ये 1928 में फाइनली फॉर्म होता है। ठीक है, तो 1927 गलत है, 1928 होगा। और दूसरा बिल्कुल सही है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, जिन्हें हम कीर्ति किसान पार्टी कहते हैं, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनसाइड ही वर्क करती है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी है। और ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में कई बार स्किप करने होते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ईयर याद है, ईयर में भी आप देखो तो चारों ही 1946 के हैं, तो डेट मंथ के साथ याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, ये तो कई बार पूछा गया है, बट ये 1946 याद रहता है। अब ये किस महीने में है ये याद करके जाना तो पॉसिबल नहीं है। और हर बार अब जैसे कैबिनेट मिशन में मई है, इंतरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन सितंबर की है। हाँ, ये तो है कि हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि पहले म्यूटिनी हुई या पहले क्या हुआ, देन उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आती है, फिर जाकर इंतरिम गवर्नमेंट बनती है। तो इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है, बट अगेन मंथ याद रख पाना, पेपर में रिकॉल कर पाना डिफिकल्ट होता है। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं जो जस्टिस पार्टी अपोज करती है कांग्रेस को, और क्योंकि कांग्रेस को वो ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं कि जो जस्टिस पार्टी है, उनका ये मानना होता है कि कांग्रेस में ब्राह्मण डोमिनेंस देखने को मिलती है। दूसरा ये कि जस्टिस पार्टी का ये दावा होता है कि सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी देखने को मिले, जिस तरीके से पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन CDS में भी पूछा गया था। पहले आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो जस्टिस पार्टी के बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इट क्लेमर्ड फॉर सेम काइंड ऑफ सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स एज हैड बीन ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स बाय द पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। वही बात है जो मैंने बताई कि जिस तरीके से पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, उसी तरीके की डिमांड ये नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी रख रहे थे। दूसरा ये कि रिचर लैंड ओनिंग और अर्बन मिडिल क्लास के नॉन ब्राह्मण्स ने पेट्रोनाइज किया, यानी सपोर्ट दिया जस्टिस पार्टी को। तीसरा ये कि इट सक्सीडेड इन गेटिंग द प्रोविजन फॉर 28 रिजर्व सीट फॉर द नॉन ब्राह्मण्स इन मॉन्टेग्यू कैंसर रिफॉर्म्स। 28 सीट भी ये लेकर आते हैं नॉन ब्राह्मण्स के लिए। चौथा ये कि इट सपोर्टेड द कॉल गिवन बाय द कांग्रेस टू बॉयकॉट इलेक्शन इन 1920, यानी इनका कहना होता है 1920 में जो कांग्रेस ने बायकॉट करना है इलेक्शन को, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ये गलत है बिकॉज ये कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन ये इलेक्शन के लिए भी एग्री करते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि इनका कहना होता है कि नॉन ब्राह्मण्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये तो यहीं से सॉल्व हो रहा है, ये पहली बात तो यहीं लिखी गई है। जस्टिस पार्टी जो अपोज करती है कांग्रेस को, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस को देखते हैं। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका वही दावा होता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स को भी मिलने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स को भी मिले हैं पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में। तो इस तरीके से दोनों बातें यहाँ पे सही, आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बट अगेन ये जो इसमें ईयर्स हैं दो तो ठीक है, वेलोर म्यूटिनी फेमस है, ये एंग्लो नेपलिस वॉर, रोल ऑफ रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, बेसिकली वेलेस्ली को वापस बुला लिया जाता है। और इसमें जो सेकंड है वो डेथ ऑफ नाना फडणवीस, तो 1806 है, 1800 है, 1805 है, 1814 से 16 है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले डेथ ऑफ नाना फडणवीस, उसके बाद रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, देन वेलोर म्यूटिनी, एंड देन आएगा एंग्लो नेपलिस वॉर। तो 2, 3, 1, 4 आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके का क्वेश्चन नेट JRF में भी पूछा गया है, बट अगेन वही बात है ना कि फिर इतने ईयर याद रख पाना मुश्किल होता है, खास तौर से ये सब याद रख पाना, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट फैक्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आसान है। पाइका रिवोल्ट सबको पता होता है। पाइका रिवोल्ट के जो लीडर हैं वो है जगबंधु विद्याधर महापात्र। और थैंकफुली, अदरवाइज ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बन जाता। अगर ये यहाँ पे चारों ऑप्शन में 4 रख देते ना तो फिर ये सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि इतना कोई पढ़ के नहीं जा सकता इतने सारे रिवोल्ट के नाम। ठीक है, आंसर इसका बी है। और ये क्या हमने पढ़ा है? हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, समग्र बैच में मैंने आपको पढ़ा है पाइका रेबेलियन के बारे में, कि जो पाइक्स थे उड़ीसा के, ये ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे जिसे हम फुट सोल्डर कहते हैं, और इन्हें रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स मिलता था क्योंकि ये अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे उसके बदले में। ठीक है, और इन राजा ऑफ खुर्दा के फोर्सेज के मिलिट्री चीफ के रूप में उस टाइम पे बक्सी जगबंधु विद्याधर जी थे। 1814 में क्या होता है कि जो जगबंधु के एंसिस्ट्रल स्टेट है, यानी इनकी जो पैतृक संपत्ति है, ये कंपनी छीन लेती है, और ये बिल्कुल पेन्योरी, यानी इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मुकुंद देव के सपोर्ट से, जो कि लास्ट राजा थे खुर्दा के, और बाकी जमींदार भी इनका सपोर्ट करते हैं, ये पाइक्स की एक आर्मी क्रिएट करते हैं ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डेफिनेटली उनको प्रेशराइज कर सकें और अपनी जो पैतृक संपत्ति है वो इन्हें ले सके, और इस रेबेलियन को पाइका विद्रोह के नाम से जाना गया। काफ़ी सक्सेसफुल रहता है ये। नेक्स्ट देखिए, 1857 के रिवोल्ट से एसोसिएटेड है। पहला ये कह रहे हैं कि कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी जगदीशपुर से इन्होंने लीड करा ब्रिटिश के अगेंस्ट, वीर कुंवर सिंह जी ने। और दूसरा ये कह रहे हैं लॉर्ड डलहौजी ने रिकॉग्नाइज किया रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को आयर अपेरेंट के लिए। आयर अपेरेंट का मतलब ये है कि रानी लक्ष्मीबाई के बाद जो गद्दी पे है उनका अडॉप्टेड सन बैठेगा। देखिए, सरासर गलत है। हम सबको पता है कि क्या वजह थी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, जिसे पेगपत का सिद्धांत कहते हैं, उसकी मेन बात ही यही थी कि अगर कोई राजा का बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। तो सेकंड गलत है, और जब सेकंड गलत है तो हमारे 2 ऑप्शन हट जाते हैं। पहला बिल्कुल सही है, सबको पता है ये। ठीक है, आंसर इसका डी है। बीपीएससी में तो हर ही साल पूछते हैं ऑलमोस्ट कि वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, कि कुंवर सिंह किस जगह से एसोसिएटेड है, जगदीशपुर बिहार से। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड महाराजा गंगाधर राव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट टू एनेक्स झांसी, रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द लेजिटिमेट आयर। दिस एनेक्सेशन डीपली एंगर्ड रानी लक्ष्मीबाई, हु बिलीव्ड इन हर राइटफुल क्लेम टू रूल झांसी, है ना। तो सिंपल सी बात यही है कि किस तरीके से जो है ये कहा गया कि चूंकि बायोलॉजिकल सन नहीं है झांसी में, तो उन्हें लैप्स कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा ना, मिक्स्ड है। ये पेपर जो है ना मिक्स्ड है। कुछ क्वेश्चन है डुएबल, काफ़ी अच्छे से डुएबल है। कुछ क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, और कुछ बिल्कुल भी आप टच नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो PYQ है, सिविल सर्विस में ही पूछा गया 1999 में। फिर लास्ट ईयर हमने जुडिशरी वाली पेपर भी एनालिसिस करी थी, उसमें भी पूछा गया था। इत्जिंग, अलबरूनी, ह्वेनसांग और फाहियान। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो फाहियान आते हैं, फाहियान के बाद आते हैं ह्वेनसांग, देन आते हैं इत्जिंग, देन अलबरूनी तो काफ़ी बाद में आते हैं। ठीक है, वो इसमें अगर हम देखें तो कौन सबसे पहले आएगा, देखिए ये सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ भी पूछा गया है। तो अलबरूनी सबसे बाद में आएगा, तो आंसर 2 सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया फाहियान आई है, तो आंसर 4 पहले आएगा। ठीक है, तो फाहियान आएगा, देन ह्वेनसांग, देन इत्जिंग और देन अलबरूनी। सेम ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले फाहियान है, देन ह्वेनसांग है, देन इत्जिंग है, देन अलबरूनी है। तो 3 4 1 2 है ना। बस एक चीज़ इन्होंने किया है कि इसको स्वैप कर दिया, 3 को 4 में लिख दिया, ह्वेनसांग को लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, तो असर्जन और रीज़न दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है बलबन ने अपनी गवर्नमेंट को फर्म बनाया और सेंट्रलाइज कर लिया, यानी अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। नोबेल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पावर, यानी राजा के हाथों में सारी पावर थी। बिल्कुल जो डिक्टेटरशिप वाली बात है वैसा कुछ था। रीज़न ये कह रहे हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मंगोल के आक्रमण से बचाना चाहता था। देखिए, ये बात सच है अपने आप में कि मंगोल के उस टाइम पे काफ़ी अटैक हो रहे थे और बलबन ने काफ़ी फॉर्मिडेबली उन अटैक्स को रोका। बट क्या इसी वजह से सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ली थी? तो ये गलत होगा। देखिए, बलबन ने अपनी प्रेस्टीज और पावर को बढ़ाने की कोशिश की मोनार्की में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अपनी हाथों में सारे पावर्स को लेने की कोशिश करी। इसका रीज़न ये है कि ही वॉज कन्विंस्ड दैट दिस वॉज द ओनली वे टू फेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स फेसिंग हिम। तो देखिए, उस टाइम पे ना नोबेल्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था। तो राजा
तो राजा होते हैं, बट उस टाइम पे राजा की उतनी पावर नहीं चल पा रही थी। क्यों? क्योंकि नोबेल्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले तुर्के चहलगानी को ये ख़त्म करते हैं, है ना, जो 40 नोबेल्स का ग्रुप था, ताकि नोबेल्स की पावर को सबसे कम किया जा सके, और सारी पावर अपने हाथों में लेते हैं और इस तरीके से ये सेंट्रलाइज करते हैं अथॉरिटी को। तो दोनों बातें सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर जो है यहाँ पे डी होना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बहुत सारे बुक में कवर्ड मिल जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में भी, पूनम मैम की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। इवन बलबन ने नवरोज के फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस किया, और केवल जो ओबीडियंट नोबेल हैं उन्हें छोड़ दिया, बाकी सबको ही किसी ना किसी तरीके से इन्होंने हटा दिया। जैसे जो गवर्नर थे अवध के, हैबात खान, इन्हें पनिश कर दिया गया कि इन्होंने एक मैन को मारा है। शेर खान जो कि भटिंडा के गवर्नर थे, इन्हें भी पॉइजनिंग कर दी गई। तो इस तरीके से, और ये डीपली रेसिस्ट थे, सारे ही नॉन टर्क्स को एक्सक्लूड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। नाउ नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कि बीएम मालाबारी जो कि पारसी रिफॉर्मर थे बॉम्बे से, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट के लेजिस्लेशन की बात करी। दूसरा ये कि इस एक्ट को सपोर्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। देखिए सेकंड गलत है, पहले भी पूछा गया है सीडीएस में, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ये कि इन्होंने आर्कटिक होमो आर्यंस की थ्योरी को प्रोपाउंड किया, सही है। एंटी काउ किलिंग सोसाइटी को फाउंड किया, ये भी सही है। होम रूल लीग के बारे में सबको पता है, बिल्कुल सही है। होम रूल लीग पूना में एस्टेब्लिश किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ही सपोर्टेड द एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, ये गलत है। ये इसलिए गलत है बिकॉज ही अपोज द एज ऑफ कॉन्सेंट बिल। ऐसा क्यों है वो समझते हैं। देखिए मैंने पढ़ाया भी है, ये देखिए, हाँ यहाँ पे मैंने समग्र बैच में एक लेक्चर लिया है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम से। इसमें मैंने सेवा सदन के बारे में बताया था कि एक पारसी रिफॉर्मर है बहराम जी एम मालाबारी, इन्होंने सेवा सदन को फाउंड किया है अपने फ्रेंड के साथ मिलके, जिनका नाम है दीवान दयाराम गिडुमल। और मालबरी जो है ये वाइगोरसली अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, यानी चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं ये, और विडो रीमैरेज अमोंग हिंदूज की सपोर्ट की बात करते हैं। इसी तरीके से इनका जो एफर्ट है, इससे एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आता है और इससे फीमेल के एज ऑफ कॉन्सेंट को रेगुलेट किया जाता है। तो ये तो एक तरीके का पॉजिटिव रिफॉर्म है, बट बाल गंगाधर तिलक जी ने क्यों अपोज किया? तो इसका रीज़न ये है कि तिलक जी का ये कहना था कि हम अपने सोसाइटी में, खास तौर से हिंदुइज्म के अंदर, खुद से ही रिफॉर्म लाएंगे, ना कि किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस कारण से अपोज किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ओनली वन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बैरम खान के रेफरेंस में पूछा जा रहा है। पहला ये कहा जा रहा है अकबर ने खाने खाना का टाइटल दिया बैरम खान को। दूसरा ये कि दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। तो ये अगेन ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा कि बैरम खान जो है पहले हुमायूं के फेवरेट ऑफिसर थे, बाद में अकबर के ट्यूटर के रूप में और इवन वजीर के रूप में भी ये काम करते हैं, और इन्हें खाना का टाइटल दिया जाता है जब अकबर को कोरोनेट किया जाता है, जब राज्याभिषेक करते हैं अकबर, उस टाइम पे इन्हें खाना की उपाधि देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वजीर ऑफ एम्पायर के रूप में जब सेलेक्ट करते हैं तब ये टाइटल नहीं दिया जाता, ये गलत है। उसी टाइम पे ये टाइटल दिया जाता है अकबर के द्वारा। तो इस तरीके से सेकंड गलत है और पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, सेन रूलर्स के बारे में आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। तो एक मैंने लेक्चर लिया था, यूट्यूब पे भी ये था, क्रैश कोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से। इसमें मैंने सारी डायनेस्टीज पढ़ाई हैं। सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल के बारे में मैंने बताया था। इससे पहले हमने पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था हर पेपर में इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज डायनेस्टीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैप के साथ मैंने समझाया था। सेन डायनेस्टी जो है बंगाल में रूल करती है 11-12 सेंचुरी में। तो विजय सेन जो है रियल फाउंडर माने जाते हैं और ये एक्सपेल कर देते हैं मदन पाल को और सेन डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बल्लाल सेन आते हैं और उसके बाद सबसे माइटी रूलर लक्ष्मण सेन आते हैं। बुद्धिज्म लक्ष्मण सेन के टाइम पे डिक्लाइन कर जाता है। बख्तियार खिलजी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को प्लंडर भी करते हैं।
तो अब ये आसान है काफ़ी। देखिए बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। अभी हमने पढ़ा लक्ष्मण सेन सबसे एंड में आते हैं, तो आंसर जो है इसमें सबसे 2 लास्ट में आएगा। तो 2 बस यहीं दिख रहा है लास्ट में, तो आंसर ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। वैसे हमने पढ़ा भी ये कि विजय सेन आते हैं, देन बल्लाल सेन, देन लक्ष्मण सेन, है ना। ये देखिए विजय सेन, देन बल्लाल सेन, देन लक्ष्मण सेन। तो इस तरीके से ही हमारे बैच से भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपने पढ़ी है डिटेल में चीज़ें तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा आसान है, बाकी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि उतना ईयर याद रख पाना डिफिकल्ट होता है। लिनलिथगो अगस्त ऑफर, ये अगस्त 1940 में आया है। क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में। रामगढ़ कांग्रेस सेशन काफ़ी फेमस है, रामगढ़ कांग्रेस सेशन जो कि झारखंड में है, रामगढ़ 1940 में ये। और कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती हैं, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है सिविल सर्विस में, क्यों रिजाइन करती हैं। ठीक है, तो ये अक्टूबर नवंबर के बीच देखने को मिलता है 1939 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 4 के साथ जाएंगे, तो 2 ऑप्शन हट जाते हैं, और सबसे बाद में हमें क्रिप्स मिशन का अराइवल देखने को मिलेगा। तो आंसर ए यहाँ पे करेक्ट है, 4, 3, 1 एंड 2। अगेन देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन किसी भी वे में आप सॉल्व करने जाओगे तो टफ ही होगा। अब देखिए आपको पता होगा अबुल फजल और फैजी जो है ये दोनों भाई थे, ठीक है। अबुल फजल की मर्डरिंग करवा दी जाती है सलीम के द्वारा, यानी जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और ये कब होता है? 1602 में। बट इससे पहले ही इनके बड़े भाई फैजी की डेथ हो जाती है 1595 में। तो 3 के बाद 1 आएगा यहाँ पे, बट जिन्होंने भी सॉल्व किया वो थोड़ा इसमें कंफ्यूज हुए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 1। अच्छा अब देखिए 1 और 2 में अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, मर्डर ऑफ अबुल फजल पहले आएगा या क्या आएगा। तो अगर हम 3 के साथ जा पा रहे हैं तो आंसर निकल करके आ रहा है 3, 2, 1, 4। सबसे लास्ट में जो है वो डेथ ऑफ दानियाल देखने को मिलेगा 1605 में। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन अगेन इजी टू मॉडरेट है। पहला ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है जनवरी 1934 में फॉर्म होती है। दूसरा ये कि जवाहरलाल नेहरू जो है फॉर्मली ज्वाइन करते हैं इस पार्टी को, क्योंकि उनका सोशलिज्म में सिंपैथी रहती है। देखिए नो डाउट जवाहरलाल नेहरू जी एक सोशलिस्ट थे, हालांकि ये सोशलिस्ट थे, बट देखिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी की भी बात रहती है इसमें कि ये जब सोशलिस्ट थे तो फिर इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन करा। तो ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट ज्वाइन द सीएसपी विच क्रिएटेड सम रैंकर अमॉन्ग सीएसपी मेंबर्स, यानी थोड़ी बहसबाजी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। हु सो नेहरू एज अनविलिंग टू पुट हिज सोशलिस्ट स्लोगन्स इनटू एक्शन। इनका कहना रहता है कि नेहरू जी जो हैं वो अपने सोशलिस्ट स्लोगन को एक्शन में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं करते हैं सीएसपी को। इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि सीएसपी जो है कांग्रेस से अलग हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी, और इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होती है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो किनके द्वारा फॉर्म की जाती है, तो जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा, जो कि दोनों ही बहुत फेमस सोशलिस्ट लीडर है। तो सेकंड इसमें गलत है। सेकंड में कहा गया है जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन द पार्टी, कभी भी फॉर्मली ज्वाइन ये नहीं करते हैं, तो सेकंड गलत है और पहला बिल्कुल सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो यूपीपीसीएस का 2018 का पेपर है उससे डायरेक्ट कॉपी है ये। तो कुछ एक सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट दिख ही जाते हैं डायरेक्ट। पहला कह रहे हैं कि जो टर्किश इन्वेजन है इंडिया में वो सक्सेसफुल रहा, इसका रीज़न ये है कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए सही है, बिकॉज हाँ ये बात बिल्कुल सही है, टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल रहा। 11वीं-12वीं सेंचुरी के बाद हम बहुत सारे टर्किश इन्वेजन देखते हैं, और ख़ास तौर से महमूद गजनी के टाइम पे कोई खास पॉलिटिकल यूनिटी रहती नहीं है नॉर्थ इंडिया में, इस वजह से टर्किश इन्वेजन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने ये सॉल्व किया है यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को तो डेफिनेटली बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो इसे। और हमारे बैच में भी हमने इसी तरीके से अरेंज किया है हर पीवाईक्यूज़ को, कि जब आप टॉपिक वाइज तरीके से सॉल्व करें तो पेपर में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर पाए। तो इसमें यह पूछ रहे हैं कि मिलिंद पन्हो एक डायलॉग के रूप में है राजा मिलिंद और एक बुद्धिस्ट सेंट के बीच। तो इसमें कंसर्न्ड सेंट कौन है, यानी किस संत और राजा मिलिंद के बीच का ये डायलॉग है। ऑप्शन है नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, नाग भट्ट और नागसेन। ये सेम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1997 में पूछा गया था, तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो एक डायलॉग के रूप में है राजा मिनेंडर और किस बुद्धिस्ट मंक के बीच। ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नाग भट्ट या कुमारिल भट्ट। बस ऑप्शन सफल किया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है नागसेन। नागार्जुन नहीं है इसका आंसर, नागसेन है। नागसेन अप्रोक्स 2nd सेंचुरी BC के आसपास रहे हैं। देखिए मैं सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके पास कॉपी पेन होना मस्ट है।
2nd सेंचुरी BC के आसपास ये रहे हैं। और ये उस टाइम पे राइन चल रहा था इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर का। मिनेंडर या कई बार मिलिंद भी कहते हैं, मिनेंडर को कई बार मिलिंद भी कहा जाता है कई सोर्सेस में। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना अगर आप कहीं मिलिंद लिखा हुआ पढ़ें तो इसमें बेसिकली ये जो डायलॉग है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, इसमें यह डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से बुद्धिस्ट टीचिंग का लाइफ में इन्फ्लुएंस है। नागसेन एक मंक थे, एक संत थे, और इनके बीच का जो डायलॉग है वो पूरे तरीके से राजा मिनेंडर को प्रभावित करता है या राजा मिलिंद को प्रभावित करता है। नागसेन को बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है ये क्लियरली और लॉजिकली पता था ये किस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। तो जो मंक है नागसेन, ये थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को ये फॉलो करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, और इसका भी आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा, डी है। ठीक है, नागसेन। ना बात करते हैं नागा अर्जुन की। तो देखिए नागा अर्जुन भी बहुत फेमस बुद्धिस्ट सेंट ही हैं, और हालांकि टाइम पीरियड अलग है बट इनका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में। क्वेश्चन भी बना है, ये हम कवर भी करेंगे इसे। इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए और अटेम्प्ट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, नागा अर्जुन। देखिए माध्यमिका करिका एक बेसिक टेक्स्ट है माध्यमिका स्कूल का, और ये कंपोज किया गया है नागा अर्जुन के द्वारा। नागा अर्जुन और माध्यमिका फिलोसॉफी आपस में कैसे जुड़ी हुई है ये समझते हैं। तो नागा अर्जुन ने जिस बुक को लिखा है उसका नाम है मूल माध्यमक करिका। ये पूछा गया पेपर में, ठीक है, और ये बहुत आसान है। बेसिकली ये क्या है, फंडामेंटल वर्सेस है मिडिल वे का। माध्यमिका का मतलब होता है मिडिल वे, तो मिडिल पाथ यानी माध्यमिका फिलोसॉफी को ये दिखाता है। नाम से ही समझ आ रहा है कि माध्यमिका फिलोसॉफी किससे जुड़ी हुई होगी, मिडिल पाथ से जुड़ी हुई है। माध्यमिका का मतलब क्या होता है, मिडिल पाथ, जो बुद्धा ने दिया है उस मिडिल पाथ की हम बात कर रहे हैं। और ये जो टाइम पीरियड है ये 2nd और 3rd सेंचुरी के आसपास का है। तो नागा अर्जुन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल हैं, जो अपने लॉजिकल मेथड के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसे हम शून्यता का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है कि शून्यवाद फिलोसॉफी किन्होंने दिया है, तो शून्यवाद फिलोसॉफी नागा अर्जुन के द्वारा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यमिका फिलोसॉफी है ये शून्यवाद की बात करता है। शून्यवाद क्या है? शून्यवाद का मतलब होता है एम्प्टीनेस। जितने भी इस दुनिया में घटनाएं हो रही हैं या जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो केवल एक दूसरे की डिपेंडेंस में ही एग्जिस्ट करती हैं। इंडिविजुअली कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी भी चीज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये है माध्यमिका फिलोसॉफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ऑल थिंग्स एग्जिस्ट ओनली इन डिपेंडेंस ऑन अदर थिंग्स। तो यह है शून्यवाद की फिलोसॉफी। डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है कि शून्यवाद फिलोसॉफी किससे जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा नागा अर्जुन से। इसी का दूसरा नाम है माध्यमिका करिका फिलोसॉफी। माध्यमिका करिका फिलोसॉफी जो है वो शून्यवाद फिलोसॉफी का ही दूसरा नाम है। तो ये 2 ऑप्शन हमने कवर कर लिए। अच्छा, एक चीज और, रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे कि मिलिंद पन्हो नागा अर्जुन से जुड़ा हुआ है क्या। तो देखिए ये गलत है। बेसिकली मिलिंद पन्हो नागसेन से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बार रिपीट किए हैं ये क्वेश्चंस। अब बाकी ऑप्शंस भी हम कवर कर लेते हैं, नाग भट्ट और कुमारिल भट्ट, क्योंकि कुमारिल भट्ट पे भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो असंग और वसु बंधु जो है वो 2 ब्रदर्स थे आपस में। ये दोनों भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं पहले। देखिए असंग ने जो फिलोसॉफी दी है वो योग 4 की फिलोसॉफी है। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा योग 4 की फिलोसॉफी किन्होंने दी है, तो असंग ने दी है। और वसु बंधु जो हैं ये अभिधर्म के लिए जाने जाते हैं, अभिधर्म कोश से जुड़े हुए हैं, और दोनों ब्रदर्स थे आपस में। ठीक है, असंग और वसु बंधु भाई थे, ये भी पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। धर्म कीर्ति भी अगेन एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर ही हैं,
लॉजिशियन आप कह सकते हो, और इनका भी बुद्धिस्ट एपिस्टोमेलॉजी में बहुत अहम योगदान है। तो सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। थोड़ा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे तो मे भी हेक्टिक लग सकता है, बट ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब इस ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, नागार्जुन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुमारिल भट्ट के बारे में एक बात जो आपको जाननी है कि ये मीमांसा फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मीमांसा फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद नाग भट्ट, तो देखिए नाग भट्ट जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा किन लीडर के द्वारा फॉर्म की गई थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती या इंद्र नारायण द्विवेदी। इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन सिविल सर्विस 2005 में पूछा गया था। इसमें यह पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से कौन से लोग जुड़े हुए नहीं थे, और ये बात कर रहे हैं फरवरी 1918 की, बिकॉज फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा फॉर्म होता है। ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो देखिए, जो यूपी किसान सभा है ये फरवरी 1918 में फॉर्म होती है, और फॉर्मेशन के पीछे जो पर्सन सबसे अहम योगदान निभाते हैं उनका नाम है गौरी शंकर मिश्रा जी, और इनके साथ होते हैं इंद्र नारायण द्विवेदी जी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी। और इसके अलावा सपोर्ट में मदन मोहन मालवीय जी भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जून आते आते नेक्स्ट ईयर जून 1919 में 450 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के। ठीक है, और भी लीडर्स इससे जुड़े हुए रहते हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले हैं झिंगुरी सिंह जी, झिंगुरी सिंह। दूसरा नाम है दुर्गापाल सिंह का। तीसरा है बाबा रामचंद्र। ये तीन इंपॉर्टेंट लोग भी इस यूपी किसान सभा से जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो सही आंसर है, क्योंकि इंद्र नारायण द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, गौरी शंकर मिश्रा जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी भी जुड़े हुए हैं, बट ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन फॉर्मेशन के टाइम पे लीडर थे। तो फॉर्मेशन के टाइम पे हमने देखा तीन लोग अहम हैं, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी का भी सपोर्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी। बाकी लोग भी हैं, बाबा रामचंद्र जी जुड़े हुए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे हमसे फॉर्मेशन के टाइम पे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन से डुएबल है, बिकॉज यहाँ भी फॉर्मेशन के टाइम वाली ही बात पूछ रहे हैं, है ना, फॉर्मेशन के टाइम वाली बात पूछ रहे हैं। तो फॉर्मेशन के टाइम जो है वो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के बॉम्ब थ्रोइंग में रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेवार था। तो हार्डिंग पर बॉम्ब फेंका गया था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन, दूसरा ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, तीसरा युगांतर, और चौथा अनुशीलन समिति। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। ये रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ वाला जो टॉपिक है ये हर बुक में कवर्ड है, स्पेक्ट्रम में काफ़ी डिटेल में कवर्ड है। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, हर स्टेट पीसीएस में पूछे ही जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, अनुशीलन समिति। ओके, तो स्पेक्ट्रम में भी आप देखोगे तो इन्होंने बताया है कि 1910 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं पुलिस के, और कलकत्ता हाई कोर्ट को जब ये लीव कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी शॉर्ट डेड कर दिया जाता है इन्हें। इसके बाद 1908 में बरहा डकैती ऑर्गेनाइज की जाती है ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा, और इस अनुशीलन समिति को लीड कर रहे होते हैं पुलिन दास जी, काफ़ी फेमस रिवोल्यूशनरी हैं। और इस डकैती का जो उद्देश्य होता है वो होता है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए फंड को इकट्ठा करना। रास बिहारी बोस जी और सचिंद्र सान्याल जी भी इस बॉम्ब अटैक से जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है हार्डिंग पर, जब वो ऑफिशियल एंट्री ले रहे होते हैं दिल्ली में तब। और इसी के साथ ही, हालांकि इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में हार्डिंग की मौत नहीं होती है, वो बस इंजर्ड होते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के आप कह सकते हो अनुशीलन समिति के द्वारा बॉम्ब फेंका गया वायसराय हार्डिंग पर। बाकी ऑप्शंस भी हम कवर करते हैं, बिकॉज ऑप्शंस से भी क्वेश्चन बने हैं। पहला है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के फाउंडर का नाम पूछा गया था रिसेंटली यूपीपीएससी के स्टाफ नर्स के पेपर में 2023 में ही। तो फाउंडर का नाम है सर
सैयद अहमद खान। ये फाउंडर का नाम फिर से रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, युगांतर। युगांतर या जुगांतर भी कहते हैं, तो ये बंगाली न्यूज़पेपर था। इसके एडिटर का नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि ये फाउंड किया गया था 1906 में। फाउंडर का नाम है या एडिटर का नाम आप कह सकते हो बारिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैंने कहा कि इस पर डायरेक्ट पीवाईक्यूज बनते हैं। और इसमें इसी न्यूज़पेपर में रिवोल्यूशनरी आर्टिकल्स भी छापे जाते थे, खास तौर से अरबिंदो घोष जी के। और ये 1908 में शट डाउन हो जाती है, बिकॉज ये एक तरीके का एक्ट लगा दिया जाता है और इस पर सैंक्शन लगा दिया जाता है। आपको पता होगा ब्रिटिशर्स हमेशा ही चाह रहे थे कि यहाँ के जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं या कई बार जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हैं उन पर रोक लगाई जाए। बट खास तौर से वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर पर रोक लगाने के लिए अलग अलग एक्ट्स वगैरह लाए जाते थे। अनुशीलन समिति के बारे में भी ब्रीफ में समझते हैं। नेक्स्ट इज अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति ये दो मेजर पर्सन इनसे एसोसिएटेड हैं। पहले हैं प्रमथ नाथ मित्र, प्रमथ नाथ मित्र, और इसके अलावा बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष। उम्मीद है आपके पास कॉपी पेन होगा, आप नोट कर रहे होंगे, बिकॉज इसके अलावा फ़ायदा नहीं है अदरवाइज लेक्चर अटेंड करने का। 1902 में इस्टेब्लिश होती है, और ये कहाँ इस्टेब्लिश होती है? कलकत्ता में ही, मानिक टोला गार्डन में। और इसके बाद अब हम समझते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में। हाँ, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस अभी हमने तो ये समझ ही लिया है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई है। ठीक है। युगांतर तो एक तो न्यूज़पेपर था, इसके अलावा युगांतर पार्टी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो युगांतर पार्टी के फाउंडर का नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इफ़ यू आर रीडिंग फॉर फर्स्ट टाइम देन माइट भी आपको लग सकता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट उम्मीद है कि आप इसे नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो है वो फाउंडर होते हैं अनुशीलन समिति के, जिसे हम बाघा जतीन के नाम से जानते हैं। और जिमरमैन प्लान इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जर्मन प्लॉट कहते हैं या जिमरमैन प्लान कहते हैं, ये भी पीवाईक्यू ही है। जिमरमैन प्लान जो है वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, युगांतर पार्टी से, जिमरमैन प्लान। बहुत चीज़ें हमने समझी और इस तरीके से ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा लास्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स ईयर वाइज आपको बताना है सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई। ऑप्शन है जालियांवाला बाग मैसेकर, मोपला रिवोल्ट, खिलाफत मूवमेंट या होम रूल मूवमेंट। देखिए, जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सबको पता है, 1919 में होता है, 13 अप्रैल 1919 को। मोपला रेबेलियन जो है मोपला रिवोल्ट जो है 1921 में। खिलाफत मूवमेंट 1919 में ही देखने को मिलेगा। और जो होम रूल मूवमेंट है ये 1916 में। तो सबसे बाद में कौन सा हुआ? मोपला रिवोल्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए, 2-3 पीवाईक्यूज वो हम कवर करते हैं। द मोपला पीजेंट स्ट्रगल टुक प्लेस इन, तो मोपला जो पीजेंट स्ट्रगल है ये केरला में मालाबार में देखने को मिला। द मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो केरला में आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है गुलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर। दूसरा इल्तुतमिश, फादर ऑफ रजिया। तीसरा हमीदा बानू बेगम, वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। चौथा शाह तुर्कान, वाइफ ऑफ इल्तुतमिश। देखिए, हमीदा बानू बेगम जो है ये वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, बल्कि हमीदा बानू बेगम अकबर की मदर हैं। ठीक है, अकबर की मदर का नाम जो है वो हमीदा बानू बेगम है। तो ये गलत है और हमें बताना है गलत, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बस एक यही क्वेश्चन है आई गेस जो पीवाईक्यू में डायरेक्ट नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू से एसोसिएटेड हैं। कुछ डायरेक्ट हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं अगेन एक बार क्विक रिकैप करवा दूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सिविल सर्विसेज से रिपीटेड है, पहला क्वेश्चन। इसके बाद ये दूसरा आप देखो तो ये भी ऑलमोस्ट रिपीटेड है सिविल सर्विसेज से। ठीक है, बहुत ईजिली हम आंसर कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है तो। ऑप्शन कोई क्वेश्चन बना लिया गया है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है चैम्बर ऑफ प्रिंस वाला, ये भी पीवाईक्यू से है।
ये जो क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड नहीं है, ये भी पीवाईक्यू से है बट एनसीईआरटी में भी है, तो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्नैप लगा दिया है। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सकाज, ग्रीक्स, कुषाण, ये भी आप देखो तो डायरेक्ट पीवाईक्यू का रिपीट है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जरा भी चेंज नहीं है। आगे अगर हम देखें तो ये एक क्वेश्चन है जो टफ है, 2 क्वेश्चन बस आई गेस टफ है, बाकी सारे ही है पीवाईक्यू से। ये देखिए आज़ाद हिंद फौज में कौन सा पार्ट था फीमेल रेजिमेंट का, सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए बताया गया है कि इंट्रोड्यूस अ वीमेन डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली मैच है, न्याय गौतम कह दिया गया है, और द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी डायरेक्ट यूकेपीसीएस का क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन को छोड़ के हिस्ट्री में जो है वो पीवाईक्यू से हैं, या फिर कई बार एनसीईआरटी से भी देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि पीवाईक्यू और एनसीईआरटी हमने थोरोली कवर किया समग्र में, और हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि ये सारे क्वेश्चन समग्र से डुएबल हैं, बिकॉज हम पीवाईक्यूज को थोरोली कवर कर रहे हैं, और ये अब हर पेपर के साथ हो गया है। पहले इतना हेल्पफुल ये नहीं था, बट अब जैसे जो भी पेपर्स हो रहे हैं स्टेट पीसीएस के और सिविल सर्विसेज के, आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पीवाईक्यू से, बहुत सारे। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। हाँ, तो आंसर जो है उसका ऑप्शन सी है, हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, बल्कि अकबर्स मदर है। बाकी बिल्कुल सही है। शाह तुर्कान वाइफ ऑफ इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश ऑलरेडी आपको पता है रजिया सुल्तान के फादर का नाम है इल्तुतमिश। इसके बाद गुलबदन बेगम बाबर की बेटी है, या यूं कहें हम कि हुमायूं की सिस्टर का नाम है, हुमायूं सिस्टर, जिसने हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम नहीं लिखी है, यह ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा। नाउ नेक्स्ट देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। तो हुआ क्या था कि 1919 में मोंटेग्यू कैसफोर्ड रिफॉर्म आता है, तो इसके बाद जाकर 1921 में इसी रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस गठित किया जाता है, सेटअप किया जाता है, जिसे हम नरेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके की कंसल्टेटिव और एडवाइजरी बॉडी होती है, मीन्स इसका काम होता है एडवाइस देना, और इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, हैविंग नो राइट्स टू डिस्कस मैटर कंसर्निंग एग्जिस्टिंग राइट एंड फ्रीडम, जो पहले से राइट दिए गए हैं उस पर ये डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आने वाले जिस तरीके से राइट दिए जाएंगे उन पर ये डिस्कशन कर सकते हैं। और ये किसके लिए होगा? ऑब्वियसली जो प्राइंसली रूलर्स हैं उनके लिए होगा। इस पर्पस में ये चैम्बर गठित किया जाता है, बनाया जाता है इंडियन स्टेट में, और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइंसली स्टेट ऑप्टेड फॉर अ डायरेक्ट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1946 इंस्टीड ऑफ थ्रू द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था, इसमें जो भी राजा लोग हैं प्राइंसली स्टेट्स के, वो आकर डिस्कशन करते थे। तो बड़ौदा के रूलर ने, बड़ौदा के राजा ने, महाराजा ने ये कहा कि हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर डायरेक्ट डीलिंग रखेंगे, यानी अपनी बात डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए बड़ौदा। तो ये फैक्ट भी रिपीट कर सकता है, यूपीएससी सीएपीएफ का ही पीवाईक्यू है। नाउ नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सी विमेन फ्रीडम फाइटर जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन है हमारे पास मतांगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, शांति घोष और अरुणा आसफ अली। तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया गया है, और इसी में बताया गया है कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे महिलाओं ने भी योगदान दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में मिलती है 1942 में, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करती है, जिसमें यह कहा जाता है कि अब डायरेक्ट पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। 1942 के 8 अगस्त को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस रेजोल्यूशन को पास करा, और एक नॉन वायलेंट, यानी किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, इस तरीके के मास स्ट्रगल को लॉन्च किया वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल में। और इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। और ये जो क्विट इंडिया की बोली थी ये लोगों की जबान में आ गई। लोगों ने हड़ताल किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो चीज़ें वो कर सकते थे, और स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी में वीमेन लीडर्स की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, जिनमें अरुणा आसफ अली जी हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीमेन, जैसे मतांगनी हाजरा है बंगाल में, कनकलता बरुआ हैं,
कनकलता बरुआ इन असम, और रमा देवी हैं ओडिशा में। इसके अलावा और भी रिवोल्यूशनरीज हैं जिनमें राम मनोहर लोहिया जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनका नाम मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। तो मातंगनी हाजरा हैं, बिल्कुल है, कनकलता बरुआ भी है, इसके अलावा अरुणा आसफ अली भी हैं, शांति घोष जी जो है वो डायरेक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई हैं। सो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, शांति घोष। ओके, नाउ ऑप्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले शांति घोष जी की बात करते हैं। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है, शांति घोष अलोंग विथ सुनीति चौधरी। इन दोनों ने मिलकर एसेसिनेट कर दिया ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को व्हेन शी वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब ये केवल 16 साल की थी शांति घोष जी, तब इन्होंने एसेसिनेट कर दिया उस टाइम पे जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और इस तरीके से रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और इसके बाद हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं ब्रीफ में। देखिए ये किस एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी शांति घोष जी, ये जुड़ी हुई थी गर्ल स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ, जिसे छात्री संघ कहा जाता है। छात्री संघ से ये जुड़ी हुई थी। इसके अलावा और इसी गर्ल्स स्टूडेंट एसोसिएशन में ये सेक्रेटरी के रूप में काम करती हैं। और ये बेसिकली जुगांतर पार्टी से इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। जुगांतर पार्टी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जुगांतर पार्टी। और जुगांतर पार्टी की बेसिक फिलोसॉफी ही यही थी कि दे यूज्ड मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड उनकी बेसिक प्रिंसिपल ये थी कि दे यूज्ड मर्डर एज अ पॉलिटिकल टेक्निक, है ना, मर्डर को एक पॉलिटिकल टेक्निक के रूप में, ताकि डिसलॉज किया जा सके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए मर्डर को एज अ पॉलिटिकल टेक्निक यूज किया जाता है। ओके, तो मैं ब्रीफ में आपको स्टोरी बता देता हूँ। देखिए 1931 में क्या होता है, दोनों ही शांति घोष जी और सुनीति चौधरी जी केवल 16 साल की होती हैं इस टाइम पे। ये चार्ल्स स्टीवेंस के ऑफिस में जाती हैं। चार्ल्स स्टीवेंस उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट होते हैं। उनके ऑफिस में जाती हैं और उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये जो स्टीवेंस है ये ऑफिस को छोड़ रहे होते हैं, यानी ब्रिटेन जा रहे होते हैं, क्योंकि क्रिसमस आ गया रहता है तो वो अपनी फैमिली से मिलने ब्रिटेन जा रहे होते हैं। तो ये दोनों जाती हैं और कैंडीज वगैरह देती हैं, कैंडी चॉकलेट्स वगैरह देती हैं स्टीवेंस को। तो स्टीवेंस उन्हें खाते हैं और बोलते हैं कि हाँ दीज आर वेरी डिलीशियस। और उस टाइम पे शांति घोष जी और सुनीति चौधरी जी अपने ऑटोमेटिक पिस्टल्स को निकालती हैं, जो वो अपने साल के अंदर ढकी हुई होती हैं, और बोलती हैं वो कि वेल हाउ अबाउट दिस वन मिस्टर मजिस्ट्रेट, यानी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड ऑब्वियसली दे शॉट डेड हिम। तो इस तरीके से ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लीडर्स ने योगदान दिया है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि जब हम देश की आज़ादी के बारे में सोचते हैं ना, तो केवल कुछ लीडर्स तक हमारे विचार सीमित ना हो। राइट, न्यूमरस लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइसेस दिए हैं और एटलीस्ट हम इनके बारे में पढ़ें, समझें, लोगों को और बताएं। और इन पे जब क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, बिकॉज और भी लोगों को मुझे समझाने का मौका मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ। तो कनकलता बरुआ जी के बारे में सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये यंगेस्ट शहीद है, यानी मार्टियर है क्विट इंडिया मूवमेंट की यंगेस्ट मार्टियर है। और ये बेसिकली असम की एक आइकॉनिक स्टेटस के रूप में देखा जाता है। 17 साल की एज में ये मुक्ति वाहिनी को लीड करती हैं, मुक्ति वाहिनी। और मुक्ति वाहिनी क्या है, नाम से समझ आ रहा है, मुक्ति यानी फ्रीडम की बात की जा रही है। और ये फ्रीडम फाइटर्स का एक तरीके से आप बोल लो कि ग्रुप होता है जो ट्राई कलर को, यानी हमारे तिरंगे को अनफर्ल करते हैं पुलिस स्टेशन में, गोहपुर पुलिस स्टेशन में। और जब पुलिस जो है ये इन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, एक तरीके का ऑल्टरकेशन हो जाता है, यानी झड़प हो जाती है, जिससे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उस टाइम पे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो फायरिंग कर देते हैं इन पे, जिससे कनकलता बरुआ जी शहीद हो जाती हैं इसी प्रोसेसन में। तो ये हैं जो यंगेस्ट मार्टियर हैं। इसके बाद एक और ज़रूरी बात है, मृत्यु वाहिनी से भी ये जुड़ी हुई होती हैं। इस इंसिडेंट से बेसिकली 2 दिन पहले ही ये मृत्यु वाहिनी से जुड़ती हैं। और मृत्यु वाहिनी एक तरीके का सुसाइड स्क्वाड होता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ बात करते हैं मातंगनी हाजरा की। देखिए मातंगनी हाजरा का जो निकनेम है ये है गांधी बूढ़ी। गांधी बूढ़ी या ओल्ड लेडी गांधी कहते हैं इन्हें। अब आप समझ सकते हो क्यों कहा जाता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक तरीके की पीसफुल मूवमेंट को ये लीड कर रही होती हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका अहम योगदान होता है। देखिए क्या होता है कि 1942 में
ये फ्लैग मार्च में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और इस टाइम पे तमलुक में प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, तमलुक यानी वेस्ट बंगाल में, और इंडियन नेशनल फ्लैग को ये कैरी कर रही होती हैं। बट उस टाइम पे ट्रेजिकली मतांगनी हाजरा को पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा उन पर गोली चला दी जाती है। भले ही वो मोर्टली वाउंड रहती हैं, बट उस टाइम पे भी वो अपने फ्लैग को यानी हमारे तिरंगे को झुकने नहीं देती हैं और पेट्रियोटिक स्लोगन्स यानी हमारे जो देशभक्ति के नारे हैं, देशभक्ति के गीत हैं, उन्हें अपनी आखिरी सांस तक कहती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन्वेडर्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में। पहला है सकाज ग्रीक कुसानाज, दूसरा ग्रीक सका कुसानाज, तीसरा सका कुसानाज ग्रीक, और चौथा है ग्रीक कुसानाज और सकाज। सेम क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज में, तो सेम ही क्वेश्चन है, तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए है ग्रीक सकाज कुसानाज। ओके, तो ग्रीक्स जो है वो 4th सेंचुरी BCE में ही भारत में इन्वेड करते हैं। खास तौर से अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीक होते हैं, अलेक्जेंडर। इसके बाद सकाज के बारे में अगर हम समझें तो सकाज को सिक्थियन भी कहते हैं और ये एक तरीके का नोमेडिक ट्राइब होते हैं, ये सेंट्रल एशिया के, और 2nd सेंचुरी BCE में इंडिया में इन्वेड करते हैं। देन आते हैं कुसानाज। तो कुसानाज का टाइम पीरियड होता है 3rd सेंचुरी AD के आसपास का, या कई बार 1st सेंचुरी से हम एसोसिएट करते हैं, 1st से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक, और ये सेंट्रल एशिया से होते हैं। सेंट्रल एशिया यानी चाइना वाला पार्ट आप कह सकते हो। और कुसाना के एक सबसे प्रोमिनेंट रूलर का नाम रहता है कनिष्क, है ना, कनिष्क। वैसे फाउंडर तो कुजुल कैडफिसेस को कहा जाता है, बट माइटी रूलर होते हैं कनिष्क। तो ग्रीक सकाज कुसानाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following translated 300 volumes of Sanskrit books collected by Firoz Tughlaq during the campaign of नागरकोट। तो नागरकोट के कैंपेन के दौरान फिरोज तुगलक किसके द्वारा 300 संस्कृत किताबों का ट्रांसलेशन करवाते हैं, अनुवाद करवाते हैं? अजीजुद्दीन खान, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली, तालिब अमूली। इसका तो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अजीजुद्दीन खान। और ये क्वेश्चन बाउंसर है। देखिए, मैं उन्हीं बुक्स को यहाँ इंक्लूड करता हूँ जो हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड सोर्सेज और NCERTs, मोस्टली NCERTs। ये हायर बुक्स में है, ऑब्वियसली बहुत सारे बुक्स में है ये, बट ये अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री देखोगे या NCERTs देखोगे तो हर जगह बताया गया है कि जो फिरोज तुगलक है ये जाजनगर में कैंपेन करते हैं, यानी ओडिशा वाले क्षेत्र में। इसके बाद वहाँ से ये काफ़ी रीच बूटी यानी बहुत सारा धन लेकर टेम्पल्स से लेकर वापस रिटर्न करते हैं। देन नागरकोट में मार्च करते हैं, उसके बाद वहाँ के रूलर से ट्रिब्यूट लेते हैं, और इस कैंपेन में सुल्तान जो है 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करते हैं ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी से। देन फारसी में अनुवाद करवाते हैं, पर्शियन में ट्रांसलेट करवाते हैं। उसके बाद थट्टा में मार्च करते हैं और वहाँ पे भी रेबेलियन को रोकते हैं, क्रश करते हैं। नाम नहीं बताया गया, बट बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन है अजीजुद्दीन खान। फ्यूचर के लिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो फीमेल रेजिमेंट का क्या नाम था जो एक आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, रानी झांसी रेजिमेंट। इसी तरीके का सवाल CDS में पूछा गया 2023 में ही। इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी कौन कौन से काम करते हैं? पहला, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर को रिक्रूट करते हैं इंडियन प्रिजनर्स वॉर से, जो जापानीज कैंप में उस टाइम पे होते हैं। दूसरा ये कि वीमेन डिटैचमेंट रानी ऑफ झांसी के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा ये कि इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन के बाद उनकी जो नंबर्स होते हैं, जो बेसिकली इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं जापानीज कैंप में, उन्हें सोल्जर के रूप में रिक्रूट किया जाता है। और ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी लेते हैं इस चीज़ को। और इसी तरीके से ये एक वीमेन डिटैचमेंट रानी ऑफ झांसी के नाम से गठित करते हैं। एक तरीके का ये फीमेल रेजिमेंट होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्वेबल है। ओके, तो आज के वीडियो का ये हमारा आखिरी सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। पेयर आपको दिए गए हैं और करेक्ट बताना है। स्कूल ऑफ थॉट और प्रोपोनेंट, यानी उस स्कूल ऑफ थॉट को देने वाले। उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कणाद, न्याय गौतम और वैशेषिका पतंजलि। देखिए कनादा नहीं है, इसे ऋषि कणाद कहते हैं। ऋषि कणाद जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, न्याय गौतम। ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली ये इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं जो अलग अलग तरीके से विचारधाराएं रखती हैं।
न्याय फिलोसॉफी के फाउंडर कौन है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्याय फिलोसॉफी के फाउंडर है गौतम। तो अगर आपको इसके बारे में पता है, ये क्वेश्चन आपने किया है, तो विद इन सेकेंड आप मार्क कर सकते हैं कि ये तो सही है, बाकी तीनों गलत है। हम आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन समझ लेते हैं, बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं फिलोसॉफीज के ऊपर। तो सबसे पहली जो फिलोसॉफी है ये चार्वक दर्शन है, जिसे हम चार्वक फिलोसॉफी कहते हैं। चार्वक फिलोसॉफी के फाउंडर का नाम है बृहस्पति। और दूसरी फिलोसॉफी है जैन दर्शन की, जो महावीर स्वामी जी ने दी है। तीसरी फिलोसॉफी है बौद्ध दर्शन की, जो ऑब्वियसली गौतम बुद्ध ने दी है। चौथी फिलोसॉफी है सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन की, और यह फिलोसॉफी दी गई है कपिल जी के द्वारा। ठीक है। अब पांचवी है योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि ने दी है। नेक्स्ट है वैशेषिका दर्शन। देखिए वैशेषिका दर्शन वो फिलोसॉफी है जिन्होंने सबसे पहले एटम की बात की, यानी फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत है वो कणाद ऋषि की देन है। इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हर एक चीज़ छोटे छोटे चावल के दानों के जैसे होते हैं, दैट मीन्स उनको हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही छोटे रूपों में। तो इस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत जो है वो वैशेषिका फिलोसॉफी से देखने को मिलती है। देन आता है न्याय दर्शन, न्याय फिलोसॉफी, जो ऑब्वियसली गौतम जी के द्वारा दी गई है, अभी हमने पढ़ाई है। देन मीमांसा दर्शन, मीमांसा फिलोसॉफी है, और मीमांसा फिलोसॉफी के फाउंडर का नाम है जैमिनी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसके बाद है वेदांत दर्शन, और वेदांत दर्शन के फाउंडर का नाम है बादरायण। तो ये फिलोसॉफीज हैं। और अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर चार्वका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस 2022 में। ऑप्शन है धूर्त, न्याय, सुशिक्षित या वैशेषिका। तो देखिए चार्वक वैसे ये क्वेश्चन उपिंदर सिंह से लिया गया है, बट ये हम पढ़ लेते हैं बिकॉज इससे क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। देखिए चार्वक फिलोसॉफी के बारे में पहले समझते हैं। तो चार्वक फिलोसॉफी का ये कहना था कि जो चीज़ हम नॉलेज जो हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, यानी जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है ना, उनसे जिन चीज़ों को हम परसीव कर सकते हैं उन्हें ही हम बेसिस ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। तो कोई गुड या बैड एक्शन नहीं होता है। चार्वक फिलोसॉफी के फॉलोअर्स का ये कहना है कि जो प्लेजर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, या जो भोग विलासिता की चीज़ें हैं, इन्हें हमें इंजॉय करना चाहिए। और बाद में 2 चार्वक स्कूल के लाटर टेक्स्ट हैं जो धूर्त और सुशिक्षित के बारे में बताते हैं। हालांकि डिटेल्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, बट चार्वक फिलोसॉफी का यही कहना है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो हमें एंजॉय करनी चाहिए, प्लेजर वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए। बेसिकली हेडोनिस्ट आइडियोलॉजी है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, रीज़न बीइंग कि ये जो न्याय और वैशेषिका है ये तो खुद में डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो ये चार्वक फिलोसॉफी का क्यों पार्ट बनेंगे, है ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट ऑप्शन यहाँ आसान कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो न्याय और वैशेषिका, यानी सेकंड तो हमें एलिमिनेट करना है, इसके अलावा फोर्थ भी एलिमिनेट करना है, बट केवल सेकंड एलिमिनेट करने से हमारा आंसर आ जाता है। आंसर जो है 1 and 3 है, यानी धूर्त है और सुशिक्षित है। चार्वक फिलोसॉफी की मुख्य बातें समझते हैं। पहली चीज ये है कि इन्होंने वेदास की ऑथोरिटी को रिजेक्ट किया है। दूसरी चीज ये है कि मेटेरियलिज्म को बढ़ावा दिया गया है इनके द्वारा। मेटेरियलिज्म का मतलब यही कि केवल फिजिकल वर्ल्ड को मानते हैं, ना ही गॉड को मानते हैं, ना ही सोल को मानते हैं, ना ही मृत्यु के बाद यानी आफ्टर दैट क्या होता है, इन चीज़ों पर ये नहीं जाते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे इनका ये कहना है कि जो नॉलेज का सोर्स होना चाहिए वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए परसेप्शन की बात करते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन हमारा फील कर पाए, देख पाए जिन चीज़ों को, या जिन चीज़ों को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें मानना चाहिए। इसके बाद हेडोनिस्टिक आइडियोलॉजी है, हेडोनिज्म को बढ़ावा देते हैं। हेडोनिज्म का मतलब ये है कि वैसे इंसान जो ये कहता है कि प्लेजर को एंजॉय करना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ठीक है, वो फिलोसॉफी है हेडोनिज्म। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज़ हैं। वैसे इस क्वेश्चन के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे आंसर कर सकते हैं, बट हमारे लिए समझना ज़रूरी था। अब ये क्वेश्चन है, चार्वक फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए चार्वक का अनदर नेम है लोकायत। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, या तो चार्वक फिलोसॉफी या तो लोकायत। और एक भी इररिलेवेंट क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे PYQs हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे।